अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं एक और सुबह। और हुमायूं के हवाले से आप सबको पता है कि वो अपनी निजी मसरूफियत की वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं है। जल्द इंशाल्लाह हमें ज्वाइन कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि इसके बारे में जब भी बात होती है तो हर किसी की एक अपनी राय होती है। खफा लोगों को, रूठे हुए लोगों को, नाराज़ लोगों को कैसे मनाना चाहिए, मनाना चाहिए भी या नहीं मनाना चाहिए, उन्हें अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की सिचुएशन में डिफरेंट तरह उसको हैंडल करते हैं। बहुत सारे लोग कहने लग जाते हैं कि भाई नाराज़ तो मुझे तुमसे होना चाहिए था, तुम उल्टा मुझसे नाराज़ होके बैठ गई हो या तुम उल्टा मुझसे नाराज़ होके बैठ गए हो। बहुत सारे लोग उस सिचुएशन को ब्लेम करने लग जाते हैं कि मेरा कसूर नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैंने ये हरकत कर दी। बहुत सारे लोग उल्टा आप ही को ब्लेम करने लग जाते हैं कि यार नाराज़ तो मुझे तुमसे होना चाहिए था, तुम जो है तुमने ही गलत किया था, तुमने मेरा दिल दुखाया था, ये तो मेरा बड़ापन है कि मैं नाराज़ नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है वो डिपेंड करती है कि आपका अगले इंसान के साथ रिश्ता क्या है। अगर इस सिचुएशन में जो अगला इंसान है, जो आपसे नाराज़ है, जो आपसे खफा है, वो आपके वालिदैन में से कोई है या आपके स्पाउस में से कोई है या आपके सिबलिंग्स में से कोई है, बहन भाइयों का रिश्ता या दोस्त कोई ऐसा है आपका जिसने पूरी ज़िंदगी आपके साथ जो है वो बहुत अच्छा रहा है, एक आध मामले में उसे कोई चीज़ बुरी लग गई है, तो मेरे ख़्याल से एक स्टेप जो है वो डाउन पे चले जाना चाहिए और आपको उनसे जो है अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए, आपको उनसे एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि भाई मेरा ऐसा मकसद नहीं था आपका दिल दुखाने का, लेकिन हालात की वजह से कुछ ऐसा हो गया। तो रिश्ते पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका उस बंदे के साथ, उस इंसान के साथ क्या रिश्ता है, उसकी क्या नौयत है, वो कितना पुराना रिश्ता है। क्योंकि दोस्त जो हैं वो जितने पुराने होते जाते हैं उतने ख़ास होते जाते हैं और उतनी ही आपकी उनके साथ एक बॉन्डिंग होती जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम मैटर नहीं करता दोस्ती में, लेकिन आई थिंक कि टाइम भी मैटर करता है। जो मेरा एक दोस्त है जो 12-13 साल पुराना है, उससे मेरी कभी भी उस दोस्त का मुकाबला नहीं हो सकता जिससे मैं रोज़ मिलती हूँ और वो मेरा 1 साल पुराना दोस्त है। जैसे सबको पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं, हम एक टीम की तरह काम करते हैं और इन तमाम तर लोगों से मेरे दिल के बड़े करीब है। रुबेल हो, बख्त हो, इम्तियाज़ हो, ज़ैनब हो, हुमायूं हो और भी जितने भी लोग हैं, कैमरामैन हैं, इनके साथ तो बल्कि 3-4 साल का साथ हो गया, लेकिन ये कभी भी उस दोस्त को मेरे रिप्लेस नहीं कर सकते जिसे मैं 12-13-14 साल से जानती हूँ, जो मेरे बचपन का दोस्त है। उसके साथ ऑब्वियसली मेरी बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि आपका किसके साथ क्या रिश्ता है और आप उस रिश्ते को क्या कायम रखना चाहते भी हैं या नहीं चाहते। एट टाइम्स होता है कि आप उनके बिहेवियर से थक चुके होते हैं, उनका वही बिहेवियर रिपीटेडली होता है, वो उनका नाराज़ होना, आपका मनाना, उनका खफा होना, आपका एक्सक्यूज़ करना, अपोलोजाइज़ करना, तो आप उस बिहेवियर से एट टाइम्स आके इतना थक जाते हैं कि आप कहते हैं कि ओके लेट इट बी, इन्होंने हमेशा मुझसे नाराज़ ही रहना है। बहुत सारे रिश्तेदार हमारी फैमिली में ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर नाराज़ रहना पसंद करते हैं, तो आप फिर सोचते हैं कि यार इन्होंने तो मेरे से नाराज़ ही रहना है, तो बस ठीक है, ये नाराज़ ही रहे, ये इस तरह सुखी और मैं इस तरह खुश। लेकिन कभी कभी जो है वो आपको एक स्टेप डाउन कर देना चाहिए। और हमारा मज़हब जो है, मैं हमेशा उसकी बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं उसको सिर्फ एक बुक नहीं समझती, एक किताब नहीं समझती या 5 वक्त की नमाज़ नहीं समझती। मुझे लगता है कि वो एक वे ऑफ लाइफ है और उसने हमें सिखाया है कि आपने 24 घंटे दिन के और पूरी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। तो हमारे मज़हब में जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहते हैं कि अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें लगे कि तुम्हारी इज़्ज़त कम हो रही है और तुम्हारी इज़्ज़त घट गई है, तो मेरे से क़यामत के दिन आकर अपनी वो इज़्ज़त ले लेना। तो आप ये सोचें कि आपका क्या मकाम होगा कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और आप उन्हें कहेंगे कि मैंने आपके लिए, आपके कहने पे, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह मियाँ को खुश करने के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए इस बंदे को माफ़ किया था। हालांकि उस वक्त मेरी ईगो बहुत हर्ट हुई थी और मैंने इसके साथ पहले जाके बात की थी, कता ताल्लुकी नहीं की बल्कि सिलाए रहमी की, और मैंने सिर्फ ये सोच के किया कि अल्लाह मियाँ का ये हुक्म है और आपने मुझ तक ये बात पहुँचाई है, तो अब आपने मुझे वो मेरी इज़्ज़त जो है ना, वो उधार है, वो वापस करनी है। तो आपका क्या लेवल होगा और फिर आगे से वो कितने खुश होंगे कि आपने उनकी ये बात मानी है। बट स्टिल बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक बन जाते हैं, वो आपकी ज़हनी सुकून को, आपकी ज़हनी इत्मीनान को, आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहे होते हैं। तो डिसीजन आपने लेना है एट द एंड ऑफ द डे। हम सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से वो सारे अच्छे मैसेजेस देते हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने चाहिए। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे सवाल से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग एक और सुबह में एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुशामदीद। जैनब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। जैनब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैनब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फेवरेट कलर में। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं कल निकाल रही थी तो मैंने कहा जाती सर्दी है, मैंने एक भी दफा नहीं पहना शो में, तो चलो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि अब दोबारा से वो बारिश के बाद आपने क्यों नहीं पहना? इतना प्यारा कलर आपने पहना नहीं है। मुझे ख्याल नहीं रहा या पता नहीं आपको ख्याल, पर्पल कलर के बारे में आपको ख्याल होना चाहिए। वैसे तो मैं खुद बहुत कम पहनती हूँ लेकिन आपको पहनना चाहिए, अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे भी जिस तरह कुछ दिन पहले साहर ने मुझे कहा था ना कि मैं कहती हूँ कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, बट मुझे मुझ पे रेड और ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है कि आप पे ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये ब्लैक भी मुझे यहीं आके पता लगा। मैंने इतने ब्लैक खरीद लिए इन 2 सालों में के साथ कहता है कि ब्लैक की तरफ तुमने देखना भी नहीं है। ये होता है कभी कभी आपकी वार्डरोब में ज्यादा आ जाता है। अच्छा, मैं आपके पास आ जाती हूँ, फिर पास आके मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आज जो है हम किस टॉपिक के हवाले से बात करें। आपने टॉपिक डिस्कस कर लिए? जी, मैंने किया है डिस्कस। अच्छा, टॉपिक जो है वो ये है कि रूठे हुए को मनाना जो है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जो है, मुझे लगता है एक तो रिश्ते पे डिपेंड करता है कि आपका उनके साथ क्या रिश्ता है, क्या केमिस्ट्री है, वो आपके पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं या स्पाउस है, तो चलो आप मना लेते हो। लेकिन ज़ैनब कभी कभार ऐसा होता है कि वो पैटर्न रिपीट होने लग जाता है। जैसे अगर हम अब याद करें अपने पेरेंट्स का, तो हमारे पेरेंट्स हमेशा मनाने वाले एंड पे होते थे और हमारा कोई खाला मामू चाचा ताया हमेशा नाराज वाली एंड पे होता था। तो हम कहते थे कि मामा आपने एक दफ़ा मना लिया, बाबा जी आपने एक दफ़ा मना लिया, 2 दफ़ा मना लिया, 3। अब वो उनको आदत पड़ चुकी है ना नाराज होने की। तो क्या ऐसे लोगों को ये लगने लग गया कि हमारी वैल्यू ज्यादा है? ठीक है, तो आप कह रही है ना कि ये चीज रिपीट होने लग जाती है, तो आप वो खत्म कर दें, वो रिपीटनेस खत्म कर दें। आप वो चीजों को लेकिन ना आप चेंज ले आए ना। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप मेंटली तौर पे नहीं, तो आप वो पैटर्न चेंज कर दें। आप क्यों रिपीट कर रहे हैं वो पैटर्न? अच्छा, दूसरा वो आप जैसे बात कर रहे हैं कि मनाने का बंदा डिपेंड करता है कि कौन है। अगर तो बहुत करीबी है और आप ही की गलती है तो ईगो हर इंसान में होती है। ईगो कुछ टाइम के लिए आप उसको रखें, लेकिन फिर जब आप ये देखें कि वो इंसान बहुत ज़्यादा आपसे दूर जा रहा है या बिछड़ रहा है आपसे, तो आप अपनी ईगो को लात मारें और फिर उसको मनाएं, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं। जब वो नॉर्मल उस पर आ जाए तो फिर आप उसको अपना पॉइंट बताएं कि मैंने ये क्यों किया और फिर मैंने ये बहुत आजमाया है। फिर वो अगला इंसान आपके जो 100 टाइम्स ना, वो 1000 टाइम्स आपको गौर से सुन रहा होता है। जब आप उसको कहते हो कि ओके मेरी गलती है, कोई नहीं, लेकिन वही बात है, डिपेंड करता है कि कितना प्यारा है वो आपका। अगर कोई ठीक है, प्यारे का तो हमें पता लग गया कि आपका क्या इसमें सोच है और बड़ी अच्छी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो, जैसे अब आप की शादी को बहुत टाइम हो चुका है, अब बहन भाइयों की अलग लाइफ हो चुकी है, आपकी एक अलग लाइफ है, उनकी एक अलग लाइफ है। तो कभी कभी होता है कि किसी का ऐसा पैटर्न बन जाता है कि जी मैं बड़ी हूँ, चाहे गलत भी है, या मैं बड़ा हूँ, ये मुझे मनाए, मैं हर इवेंट पे इससे मुझे सलाम नहीं किया, इसका बच्चा तेज़ी से मेरे सामने से गुजर गया। ये हमारे ज़माने में तो हुआ करता था। अभी मेरा बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ कि उसके बारे में कोई ये कंप्लेन करे, लेकिन हमारे ज़माने में ये होता था कि जी बच्चे को तमीज़ नहीं सिखाई भी, बच्चा जल्दी से गुजर गया। अच्छा, आप उनकी बात करें जो ज़्यादा हमारे करीबी नहीं है ना? मैंने तो अभी बात उनकी की ना जो करीबी हैं। नहीं, लेकिन कभी कभी करीबी भी कुछ इस तरह के हो जाते हैं लोग जो कहते हैं कि जी इसका काम बनता है कि आके मुझसे अपोलोजाइज करे। आप एक दफ़ा मनाते हो, 2 दफ़ा मनाते हो, फिर आप सोचते हो यार इसने तो बहाने ही ढूंढ लिए। अच्छा, मेरी नेचर ऐसी है कि अगर तो मैं 100 टाइम्स करूँगी और 101 टाइम अगर मेरे साथ अगला नहीं कर रहा, वो भी 100 टाइम कर रहा है और मैं पीछे हो जाती हूँ मैं पीछे हो जाती हूँ, मैं अगले के से बात करना कम कर देती हूँ। पता नहीं, ये मेरी नेचर है। मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी को 1000 टाइम्स प्यार दे रही हूँ तो मुझे 1000 टाइम ही बैक चाहिए वो प्यार। अगर वो उसमें ज़रा सी कम, क्योंकि मैं बहुत प्योर होके अगले से बात करती हूँ, मैं अपना बहुत पावर दे देती हूँ, अपनी बहुत एनर्जी उसको दे देती हूँ। अगर वो मुझे वापस, ऑब्वियसली वो नहीं मिलती, मुझे कभी नहीं मिलती, लेकिन वो भी डिपेंड करता है फिर वो बंदा कौन है। इसीलिए मैंने कहा प्यारा। अगर तो जैसे आप कह रही हैं ना कि कोई आगे से आंटी के बच्चा गुजर गया और कहे ये तो पूछा ही नहीं, इससे ग्लास में पानी का नहीं पूछा, तो मैं कहती हूँ ओके ठीक है, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, आओ चले दूसरा काम करते हैं
तो ये डिपेंड, और यही अगर मेरा बहुत ही कोई करीबी होगा तो मैं कहूँ क्यों नहीं पूछा, उन्हें जाओ पूछो देखो। हाँ। तो ये बंदे वाइज चलता है कि बंदे वाइज चलता है। लेकिन ज़ैनब, आपको क्या लगता है कि अपनी ईगो को कम करके किसी को मना लेने से रिश्ता बच जाता है? तो क्या रिश्ते को बचाना इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने तो ऑब्वियसली बताया कि भाई इस्लामिकली हमें कहा जाता है कि जी आप रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें और अपनी इज्जत और अपनी ईगो और इन सारी चीज़ों को आप साइड पे रख दें। तो आपको लगता है कि क्या हर चीज़ रिश्ता जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जो खून के रिश्ते हैं, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि उनको मनाने के लिए आपको हर चीज़ साइड पे रख देनी चाहिए? अच्छा, डिपेंड ये करता है कि वो रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना टॉक्सिक हो चुका है। अगर तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो कितना भी करीबी है, तो मैं आपको, मेरा एक फार्मूला है कि जो खूनी रिश्ते हैं ना, वो कभी भी कितनी भी बड़ी बात हो वो दूर नहीं होते। आप उनसे आप सोचेंगे कि यार आज हमने ये लड़ाई कर ली, ये स्टैंड ले लिया, तो हो सकता है कि मेरे माँ बाप मुझसे दूर, वो 3 महीने मैक्सिमम नाराज़ हो जाएंगे, 6 महीने, 7वें महीने वो आपके साथ बैठेंगे, वो आपसे बात करेंगे। खूनी रिश्ते कभी भी दूर नहीं होते, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे माँ बाप हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। नाराज़गी है, नाराज़गी चलती रहेगी, शायद वो लॉन्ग टर्म पे चली जाएगी, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं आपको। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, अगर दूसरों लोगों के साथ अगर आपका रिलेशन बहुत टॉक्सिक हो रहा है, तो फिर आप अपने आप को समझाएं। लेकिन वो अल्लाह रास्ता बनाता है, वो रास्ता अल्लाह बनाता है, और फिर वो आपको नज़र आता है कि उस रास्ते में आपकी बेहतरी होती है, वो क्यों दूर हो रहा होता है और वो टॉक्सिक क्यों रिश्ता हो रहा होता है। आप कह रहे हो कि दूर करने में अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है, और वो रास्ता और वो बेहतरी वो आपको बहुत अरसे बाद समझ आती है कि ये क्यों हुआ है। और फिर आप रिग्रेट, क्योंकि अल्लाह का फैसला, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करते कि अच्छा मैंने ये स्टेप लिया था तो वो क्यों लिया था, तो वो फिर आपको पता लगता है कि अच्छा ये तो अल्लाह ने करवाया है, क्योंकि आप तो खुद कुछ नहीं कर रहे थे, आप स्पेस देते थे। कमिंग बैक टू रियल लाइफ, के कभी ऐसा हादसा, मतलब कभी कोई ऐसी चीज पेश आई कि एक बंदा जिसने आपको भी बड़ा हर्ट किया हो, आपके साथ बड़ा गलत कर दिया हो, लेकिन आपने उसके साथ इसलिए अच्छे टर्म्स कर लिए हो क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, और फिर कोई एक ऐसा हादसा जिसमें आपने सोचा हो कि यार अब मैं नहीं कर सकती इसके साथ सही अपने मामला? अच्छा, ऐसे बहुत से हादसा आते हैं, मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन नहीं, हादसा नहीं बताना, अपना एक्सपीरियंस हमेशा मैं यहाँ पे जब कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस होता है तो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं खामोश हो जाती हूँ, और वो खामोशी मैंने बहुत बार ऐसे देखी है कि वो खामोशी अगले को इतना तोड़ देती है कि वो इफेक्ट कर देती है बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये मैं क्यों करूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि उसमें इतनी बेहतरी आती है कि वो इंसान या तो लाइन पे आ जाता है या वो मेरी लाइफ से चला जाता है। दोनों में से एक चीज़ होती है। अच्छा ज़ैनब का ना, मुझे भी लगता है, मेरे वालिद साहब के बारे में तमाम तर लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि गुजरने दें तो हाथी भी गुजरने दें, नहीं गुजरने देनी सामने से तो चूंटी भी नहीं गुजरने दें। बिल्कुल, तो वो मुझे ज़ैनब का लगता है कि शी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो आप बताएं, जब टाइम आता है तो एक हार्ड लाइन आप बताएं कि अगर ऐसा कोई रिश्ता हो एक तरफ कि बहुत, जिससे आप बहुत प्यार करती हैं और वो आपके साथ बहुत बुरा कर चुका हो, तो फिर आप क्या स्टेप लेंगी? यार मैं मेरा जो डिस्टेंस है ना, वो शायद उनको पता ना लगे कि ये डिस्टेंस। अच्छा, फील नहीं करने देती? मैं फील नहीं होने देती। कितना मुश्किल, ये मेरी खामोशी से ज़्यादा मुश्किल का, क्योंकि मेरा ये है कि मतलब बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत अच्छा किया होता है, बहुत अच्छा किया होता है, फिर वो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, फिर शादियों के बाद थिंकिंग चेंज हो जाती है, फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं अंदर, तो फिर वो चीज़ कायम नहीं रहती। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं उनसे मिलती हूँ, जब मैं आपसे मिल ली, आप मेरे सामने आ गए, तो मैं कहूँगी कि बस बिल्कुल सब बेहतरीन चल रहा है। लेकिन आप उन्हें 1% भी फील नहीं करवाएं, मैं फील नहीं करा, फिर वो वाली फील के यार इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो वो नहीं, वो कैसे आपको इनर आपको कैसे मैं बताती हूँ। मैं इस तरह करती हूँ कि जब मैं उससे दूर होती हूँ तो फिर मैं मतलब जैसे पहले मैं एफर्ट करती हूँ किसी से मिलने के लिए, मैं एफ़र्ट करती हूँ किसी के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखने के लिए। मुझे अगर लगे कि यार ये बंदा मेरी ज़िंदगी में था और अब ज़िंदगी से निकल रहा है, हाथ से निकल रहा है, और ये फिर फासले बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं एफ़र्ट करती हूँ उनके घर जाना, उनको बुलाना, उनको कॉल कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगे कि यार अब मेरी बस हो गई है, तो फिर जब वो फेस टू फेस आएगा तो मैं ठीक मिलूंगी, अदरवाइज मैं कोई एफर्ट। ये तो उनको फील नहीं होता कि ये पहले कॉल्स
हो जाता है। हाँ, तो फिर फील करवाते हैं मतलब हो जाता है। एक तरह से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़ैनब से पूछेंगे कि ज़ैनब क्या बना रही है, और कहीं मजा आएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ज़ैनब, आज क्या बना रही हैं आप? आज हम फिंगर स्ट्रिप्स बना रहे हैं, जो चिकन फिंगर स्ट्रिप्स होती हैं, ज़्यादातर अफ्तारियों में भी चलती हैं। हाँ। और वो जिस तरह जिंगर बर्गर होता है उसी तरह से ये फिंगर चिप्स, मतलब वही जो मसाला होता है वो जिंगर बर्गर के उस पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसकी शेप चेंज होती है, पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं चिकन की, बस ठीक हो गया। मतलब अफ्तारियों का जो सीन है वो ज़ैनब घर में ऑन करने लगी है। अगर आपने किसी को बुलाना हो तो इन रेसिपीज को सेव कर लें और फिर उसको इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच ज़ैनब। अब मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊँगी जब आप बना चुकी होंगी चीज़ें। आज जिन गेस्ट को हमने अपने शो में दावत दी हुई है, उनका एक तो वही नाम है जो मेरे फादर इन लॉ का है। मैं उनको थोड़ी देर पहले ये बता भी रही थी कि आपका और मेरे फादर इन लॉ का सेम नाम है और डॉक्टर भी हैं दोनों, तो वो और ज़्यादा लग रहा था कि जो है वो सिमिलर पर्सनालिटीज़ आएंगी। इनका जो एक्सपीरियंस है हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में, वो पाकिस्तान में ये फील्ड आने से भी ज़्यादा पुराना है। पहले ये यूके में अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। 30 साल हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब पाकिस्तान में प्रैक्टिस की जाती हैं, वो डॉक्टर साहब ही पाकिस्तान में जो है वो लेकर आए हैं, क्योंकि उस वक्त ये फील्ड इतनी बड़ी नहीं थी, इसके बारे में लोगों को पता नहीं था, इसके अंदर जो जितनी भी जिद्दत आ रही थी पूरी दुनिया में उसके बारे में पाकिस्तान को पता नहीं था। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस फील्ड के अंदर बहुत बड़े स्टेप्स जो है वो पाकिस्तान में डॉक्टर साहब जो है वो लेकर आए हैं। इनसे इस हवाले से बात करेंगे। और आज मेरा जो ज़्यादा फोकस होगा, बहुत टाइम हमने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात की है, इनका इतना एक्सपीरियंस है, इनके एक्सपीरियंस से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और उन लोगों के हवाले से बात करेंगे जिनको कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, बचपन में कोई सर पे चोट लग जाती है, बाल नहीं आते, या ख़वातीन को कोई अगर ऐसा इशू हो गया तो उसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे, ताकि इनके एक्सपीरियंस से हम सब लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर साहब जो हैं वो 30 साल से क्लिनिकल एक्सपीरियंस रखते हैं और 20 साल से जो है पाकिस्तान में भी हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो करें। 3000 से ज़्यादा इस वक्त इनके मरीज़ हैं जिनको ये बालों की दौलत से नवाज चुके हैं, जो कि कुछ लोगों के लिए बड़ी अहम होती है। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मज़हर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाला आपने। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सुबह सुबह उठते हैं या आज हमारे लिए उठे हैं? नहीं, सुबह सुबह ही उठता हूँ, एक रूटीन बनी हुई है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर कोई आपसे नाराज़ हो जाए, खफा हो जाए, रूठ जाए, तो उसको मनाने में बिलीव रखते हैं और कितनी दफ़ा रिपीटेडली मनाते हैं? मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मेरा ये मानना है कि जो आपके रिश्ते हैं या आपकी दोस्ती है, आप किसी हद तक भी जाएं उसको सेव करने के लिए, ऑब्वियसली देयर इज़ अ लिमिट, एक हद भी होती है। लेकिन मेरे हम जो पुराने रिश्ते हैं, दोस्तियां हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं डेनमार्क से जो 40 साल से चल रहे हैं। बिल्कुल। अब जाहिर है अगर कभी कमी पेशी अगर हो जाती है तो आप मैक्सिमम कोशिश करें कि उस रिश्तों को निभाया जाए, उस दोस्ती को, उस बॉन्ड को निभाया जाए। और मेरे ख्याल में कई दफ़ा गलतफहमी होती है। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि अगर किसी घर की अगर तस्वीर आप फ्रंट से बनाएं, बैक से बनाएं या घर के अंदर से बनाएं, तस्वीरें सब उस घर की ही है, लेकिन पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। सो मेरे ख्याल में हमें ये देखना चाहिए कि शायद दूसरे की नुक्ता निगाह में भी कोई शायद वैलिडिटी हो, और अगर इंसान उसमें उस निगाह से देखे तो मेरे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर एक समझौता या एक रास्ता निकल आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर इस तरह टॉक्सिक हो जाता है कि उनको थोड़ी नाराज़ होने की आदत होती है। जिस तरह बहुत सारे ख़ानदानों में फुप्पो के कैरेक्टर को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन और भी बहुत होती है। मेरे ख्याल से फुप्पो को ऐसी बदनाम किया हुआ, और भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं छोटी छोटी चीज़ों को मसला बना लेती हैं। मर्द हज़रात यही हरकतें कम करते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में हो तो क्या बार बार उनकी खफकी को दूर करना चाहिए? क्या बार बार उन्हें मनाना चाहिए, या नहीं कभी कोई स्टॉप भी लगना चाहिए ताकि उनको वो जो आदत पड़ गई है रिपीटेडली वो बिहेवियर रखने की, वो ख़त्म हो जाए? नहीं, वो जाहिर है अगर किसी की एक आदत है, एक
कभी भी वो गुंजाइश नहीं रखते कि किसी दूसरे की बात को भी समझा जाए और शायद अपनी तरफ से भी कोई तावन करने की कोशिश की जाए, तो एक हद तो होती है। और मेरे ख्याल में उन लोगों के साथ चलना भी लॉन्ग टर्म पे मुश्किल होता है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी दोस्ती पुरानी है या आपकी रिश्तेदारी कुछ इस तरह की है, तो मेरे ख्याल में उन लोगों के साथ वैसे भी आप कहें कि 10-10, 20-20 साल आपकी दोस्ती रहे, वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक वो तो बहुत पहले से इंसान में जो है ना एक फासले वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। और बट जनरली मैं समझता हूँ कि जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, तो वो है आपके रिलेशन से, कोई भी रिलेशन है, ठीक है। आप कुड बी योर स्पाउस, वालिदैन, बहन भाई, दोस्त, हमसाए, और जो आपकी क्वालिटी होती है वो आप उन बाकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे आप मेजर नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि कोई भी आपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में डेथ बेड पे कोई ये रिग्रेट नहीं करेगा कि जी मैंने ये चीज़ नहीं बनाई या ये नहीं कमाया या हेलीकॉप्टर में ख़रीद सका, प्राइवेट जेट नहीं था। जो भी रिग्रेट्स होंगे वो होंगे आपके रिलेशंस के हवाले से। और मेरे ख्याल में बजाय इसके कि बाद में रिग्रेट्स करें, तो उससे बेहतर यह कि आदमी पहले संभाले। एक मेरा जो फेवरेट है वो है मुनीर नियाज़ी का, जो है हमेशा देर कर देता हूँ मैं। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक वे ऑफ पुटिंग इट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम आपकी फील्ड के हवाले से बात करें तो आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि मैं अगर उसके हवाले से बताना शुरू कर देती हूँ 10-1 मिनट तो मुझे इंट्रोडक्शन में ही लग जाते हैं माशाल्लाह। बट डॉक्टर साहब, जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से बात करते हैं, अब पाकिस्तानियों को ये पता लगा है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, वरना जो है बाहर के ममालिक पे ज़्यादा रिलाई किया जाता था या उनको ज़्यादा बेहतर समझा जाता था। आप क्या समझते हैं अब पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप ही बाहर से लेकर आए हैं, फर्स्ट टाइम आपने इंट्रोड्यूस कराई, तो आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान में वो सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो बाहर के ममालिक में इस्तेमाल हो रही है? हाँ, तकरीबन सब कुछ अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में। और लेकिन जो अहम चीज़ है ना हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, वो है एक्चुअली आपकी एक आर्टिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। चूँकि बज़ात खुद अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो ये आप कहें कि जी रॉकेट साइंस है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने एक जगह से बाल निकाल के दूसरी जगह होल करके वहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, मगर एक आर्टिस्टिक रिजल्ट का आना, आपने देखा होगा कि कई लोगों को दूर से ही पता चल जाता कि बाल लगाए गए। जी। और उसमें होता ये है कि अगर आपने बालों की डायरेक्शन, उनकी डेप्थ, उनका सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो पता चलता है कि ये बाल लगाए गए हैं या आर्टिफिशियल, ये ट्रांसप्लांटेड हैं। तो सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में ये है कि जब आप मेडिकल सेफ्टी को देखते हैं, उसके बाद नेचुरलनेस होना ये चाहिए कि जो बाल लगाए जाएं वो पता ना चले कि ये बाल लगाए, उस बंदे की पर्सनैलिटी के हिसाब से मैच करें, है ना। पर्सनैलिटी, फेस का शेप, आपकी स्किन की रंगत, बालों के थिकनेस एंड और इतने वो बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। अक्सर औकात मैं देखता हूँ कि कई क्लिनिक्स कहते हैं जी हम तो 4000 ग्राफ्ट लगा देंगे 7 घंटों में, तो हमें तो 12-14 घंटे लगते हैं। और उसकी वजह यह है कि हम नफासत के साथ लगाना चाहते हैं, नफासत के साथ, और वो रिजल्ट्स चाहते हैं जो पेशेंट को आज भी अच्छा लगे, लेकिन 8, 10, 12, 20 सालों के बाद भी अच्छा लगे। ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में उसकी कमी है। लेकिन ये पाकिस्तान की बात नहीं है। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि सिर्फ अच्छा नहीं, पाकिस्तान में तो फिर ऐसे ही होता है। अब आउट से अराउंड 95-98% जो क्लिनिक्स हैं वर्ल्ड वाइड, इवन आप यूरोप में भी जाएं, मेरा क्लिनिक नॉटिंघम में भी है और दुबई में भी, तो अक्सरियत क्लिनिक्स में पाकिस्तान के अलावा भी वो यही है कि जी एक बस एक मैस प्रोडक्शन है और हमने मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम ग्राफ्ट्स करने हैं। ठीक है। और नफासत से बेशक ना हो, लेकिन नंबर्स ज़्यादा हो। ठीक है डॉक्टर साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर साहब से पूछने के लिए, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है और बहुत ही अहम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ को डॉक्टर्स जो हैं वो मना कर देते हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान में ये मसला है और शायद हम बाहर जाके कराएंगे। जैसे आपका भी, हर मैंने डॉक्टर को देखा है उनका यूके में क्लिनिक होता ही होता है। यूके में ज़्यादा पेशेंट हैं क्या हेयर लॉस के? नहीं, ये बात नहीं है। वैसे अब चूँकि मेरी एक एफिलिएशन चल रही है यूके से और इसी तरह नॉर्वे में, और मैं 31 साल डेनमार्क रहा हूँ, तो वो उस वजह से। बाकी ये है कि हेयर लॉस का तो इशू मेरे में वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, हमारी खुराक ख़राब होती जा रही है, मोटापा है और बहुत सारे और भी वजूहत हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग समझते हैं कि शायद हमें डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, तो डॉक्टर में इशू है, हम डॉक्टर चेंज करेंगे। रीज़न क्या होती है? क्या उनके ब्लड टेस्ट ऐसे आते हैं? क्या आयरन की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है? देखिए, इसमें यह है कि अगर आपका एक्सटेंसिव हेयर लॉस है तो हमने तो डोनर ये से लेना है, आपकी साइडों से, बैक से बाल लेने हैं। बल्कि जो ये FUE टेक्निक है, तो इवन दाढ़ी के और चेस्ट के भी बाल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा, एरिया बहुत ज़्यादा कवर करना है, मगर आप डोनर अवेलेबिलिटी महदूद है, तो फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ सकते। एक रियलिस्टिक बात जो है वो ये है कि अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी बहुत महदूद है तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। एक तो वो पेशेंट्स हैं, ठीक है। दूसरे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर उनके जो अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स हैं, वो समझते हैं कि जी हमारे उतने ही घने बाल होंगे जितने टीनेज उम्र में थे, तो उनको भी मैं मना करता हूँ। और एक ग्रुप ऐसा है जो अक्सर औक़ात में देखता हूँ कि मैंने मना कर दिया, वो फिर दूसरे डॉक्टर्स के पास जाके ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। वो पेशेंट्स जो कम उम्र जिनके क्राउन से बाल चढ़ गए हैं, यानी ये पिछला वाला जो हिस्सा ना, तो अब हम 35 की एज से पहले हम नहीं रेकमेंड करते कि ट्रांसप्लांट किया जाए क्राउन में। फ्रंट का आप कर सकते हैं, तो उसकी कई टेक्निकल वजूहात हैं। लेकिन मैं फिर देखता हूँ कि फिर पेशेंट्स कहते हैं कि शायद डॉक्टर साहब को पता नहीं इसका ट्रांसप्लांट करने का, फिर दूसरे क्लिनिक से करा लेते हैं। फिर 2-4 सालों के बाद वो रिग्रेट करते हैं कि जी हमें शायद नहीं कराना चाहिए। सो पेशेंट की एज हम देखते हैं, पेशेंट का डोनर ये हम देखते हैं, रिसिपिएंट एरिया देखते हैं, पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस को हमने देखना होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी रियलिस्टिक है, जो पेशेंट चाह रहा है वो हम डिलीवर भी कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है। सो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। और बाकी ये भी है मेरे ख्याल में, जिस आप बालों की क्वालिटी, आपने आयरन का भी जिक्र किया, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो आपके बालों को मुतासर करती हैं। हार्मोनल इश्यूज़, औरतों में अगर आप देखती हैं तो हाइपोथायराइडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बहुत आम पाई जाता है। आयरन डिफिशिएंसी, उनकी पीरियड्स की वजह से आयरन की कमी हो जाती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि पहले इनको रेक्टिफाई किया जाए, स्पेशली औरतों में। मर्दों में तकरीबन आप समझ लें हम डायरेक्ट ट्रांसप्लांट पे चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ लोग आते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो कुछ अनरियलिस्टिक होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरी लाइन यहाँ पहुँच गई है, इसको आप यहाँ कर। बिल्कुल, ये भी होता है। और या फिर कोई लेके आएंगे किसी का फोटो कि ये इस बंदे की लाइन यहाँ है, मेरी भी यहाँ होनी चाहिए, आगे से मेरा इतने बाल होने चाहिए कि बाल ही बाल नजर आ रहे हैं। अब वो अनरियलिस्टिक अप्रोच जो है उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। तो आप क्या काउंसलिंग के थ्रू समझाते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते, उनको आप कहते हैं कि आप खुद इस पर रिसर्च करें, या आप फिर उन पर गिव अप कर देते हैं? क्या सारा प्रोसीजर होता है? अभी बिल्कुल रिसेंटली मैं आपको एक कंक्रीट मिसाल देता हूँ। एक पेशेंट था, वो चाह रहा था कि क्राउन में बाल लगाए जाए, और वो बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन थी। तो आजकल एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि AI आ गया जी। तो मैंने कहा देखें, आप किसी भी AI से पूछ लें क्या मेरी 25 साल 27 साल की उम्र में क्राउन में बाल लगाने चाहिए या नहीं, या आप अपनी तस्वीर अपलोड करके भी पूछ लें। तो उससे आसानी ये होगी कि पेशेंट को भी समझ आ गया कि किसी वजह से किसी ने मना किया है। बट ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, चूँकि हमारे पास अगर डोनर अवेलेबल नहीं है या कम अवेलेबल है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जिनके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके बाल जब लगाए जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो जिस तरह एक होता है ना कि इंसान को लगता है कि एक नई ज़िंदगी मिल गई है, वो जो कॉन्फिडेंस आता है इंसान की, जो
चाल जो है ना वो भी बदल जाती है, क्योंकि यू फील यंगर, यू फील मोर हैंडसम, मोर अट्रैक्टिव, और उसका बहुत ज़्यादा आपके पर्सनालिटी पे असर होता है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो गंजपन है वो उनको सूट कर रहा होता है। जैसे अगर हम HSY का नाम लें तो उनके ऊपर गंजपन बहुत सूट किया है, बल्कि जब उनकी आप पुरानी तस्वीरें देखते हैं जिसमें उनके बाल थे तो वो शायद इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे जितने कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी को उसके हिसाब से भी कर लेते हैं जिन पे गंजपन सूट करने लग जाते हैं। रॉक एक बहुत बड़ी मिसाल है, हॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको गंजापन अच्छा लगता है। बट कुछ लोग क्या होता है कि आधा सर नहीं है, यहाँ से सारा खाली है और बहुत कम बाल हैं, उनको क्या करना चाहिए? और यहाँ पे अगर बाल हैं तो क्या सिर्फ उससे ट्रांसप्लांट मुमकिन है या नहीं? अगर सारा ही सर गंजा है तो मुमकिन है कि यहाँ से बाल लेके लगाएं भी तो वो ना चल सके? नहीं, चल तो जाएंगे, मगर उसमें होता यह है कि वो रिज़ल्ट कम नज़र आएंगे, ठीक है। सो उसमें अब फिर हमारे पास ये एक ऑप्शन होती है इस टेक्निक के साथ कि हम दाढ़ी के भी बाल ले सकते हैं, चेस्ट के भी बाल ले सकते हैं, बल्कि बेली के भी बाल लिए जा सकते हैं। सो अगर तो पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक ट्रॉमा है कि मेरे बाल नहीं है, और कुछ लोगों के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मुतासर करती है। अगर हम देखते हैं कि पेशेंट लाजमी ये करना चाहता है और वो मुतमईन नहीं होगा उसके बगैर, तो फिर हम काउंसलिंग करते हैं कि देखें ये हम कर सकते हैं, दाढ़ी के भी बाल ले सकते हैं, चेस्ट के भी ले सकते हैं, सर के जितने होंगे वो ले लेंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कि जी मेरे कज़न ने ट्रांसप्लांट किया, तो मैं बाकायदा ये कहता हूँ, कई दफ़ा ऐसे होते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात हमारे रेफरल्स ज़्यादा होते हैं कि किसी एक ने कराया, फिर वो दोस्तों को ले आया, भाई को ले आया। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि जो उसका रिज़ल्ट आया है वो आपका आएगा, तो वो बिल्कुल आप भूल जाएं, मुमकिन नहीं है। ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उससे बेहतर आपके लुक्स हो जाए, वो शायद हम अचीव कर सकें, और शायद आपको 2 दफ़ा भी आना पड़े वो रिजल्ट अचीव करने के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत पेनफुल है, कुछ का बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। इसके हवाले से मैं पूछूंगी, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सवाल पूछूंगी इस हवाले से कि बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ट्रांसप्लांट के हवाले से एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग कहते हैं इतनी तकलीफ हुई कि कभी किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो ऐसा नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? ये क्या डॉक्टर पे डिपेंड करता है, या प्रोसीजर कुछ गलत हो जाता है, या वो बंदा आफ्टर केयर सही नहीं करता इसलिए उसको तकलीफ ज़्यादा महसूस होती है? रीज़न क्या है? सर्जरी के दौरान जो दर्द होता है वो मेरे ख्याल में टेक्निक का बड़ा इशू है। अगर आप चाहते हैं कि जी ट्रांसप्लांट जल्द अज जल्द की जाए, जल्दी जब एनेस्थेसाइज करें तो दर्द ज़्यादा होगा। अगर आप आराम से करते हैं एनेस्थेसाइज तो उसी पेशेंट का दर्द शायद हाफ भी ना रहे। सर्जरी के बाद मेरे ख्याल में जो 5-10% मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जो बाकायदा पेन की शिकायत करते हैं, स्पेशली रात को जब लेटते हैं तो प्रेशर पड़ता है डोनर एरिया पे, तो कुछ पेशेंट्स को फिर दर्द होता है, बट मोस्टली नहीं दर्द होता। अच्छा। और वह में उसमें टेक्निक की भी बात है और आप किस नफासत से काम कर रहे हैं। जो एक कॉमन कंप्लेंट है खैर वो है खारिश, वो मैं कहूँगा वो बहुत सारे पेशेंट्स को होती है। खैर उसके लिए फिर हम ट्रीटमेंट वगैरह भी देते हैं। तो डॉक्टर साहब फिर बेहतर ये होगा कि आप किसी ठंडे मौसम में कराएं, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं तो फिर आपको ज़्यादा खारिश होती है, पसीना आता है बालों में भी, और आपको होता है कि मैं थोड़ी इचिंग कर लूँ। तो बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे मौसम में कराएं, किसी बेहतर मौसम में कराएं, ताकि आपको कम खारिश महसूस हो। अगर तो आपके एसी वगैरह हैं फिर तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। तो लेकिन अगर जाहिर है एसी वगैरह, लेकिन डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान भी तो है ना, यहाँ पे लाइट भी तो चल जाती है, फिर नहीं चलता है एसी। बिल्कुल है ना, बिल्कुल दैट्स ट्रू। तो आजकल तो सोलर बॉल लगा रहे हैं लोग। डॉक्टर साहब सोलर पे भी एसी नहीं चल रहा, बाकी सब चल रहा है लेकिन एसी नहीं चल रहा। बिल्कुल ये मसले है, पाकिस्तान में ये इश्यूज है, अल्लाह करे ये भी बेहतर हो जाए। बिल्कुल। सो विंटर में लोग कई दफ़ा करवाते हैं, स्पेशली अगर उनकी ये फैसिलिटी ना हो, तो इन दैट केस आई थिंक विंटर इज़ ओके। अदरवाइज आप गर्मियों में भी करा सकते हैं, बल्कि मेरे भी ये बाल ट्रांसप्लांटेड ही हैं, मैंने इवन गर्मियों में भी सर्जरी की अपनी भी।
अपनी भी आपने खुद की है डॉक्टर साहब, ये ना कहना आपके मैंने खुद की है तो सारी की तो नहीं, लेकिन जो नहीं हम बेहोश नहीं करते, होश में होते हैं। बल्कि मैंने मिरर रख के मैंने खुद ही अपने डिजाइन भी किया है। डॉक्टर साहब कितनी देर की सर्जरी होती है ये है डिपेंड करता है, बट एनीवेयर बिटवीन 8 to 10 to 12 to 14 आवर्स स्लो मोशन में है। इतने घंटे एक बंदा जागा हुआ है और उसके सर के साथ कुछ ठोका ठाकी हो रही है, उसको उसका बीपी नहीं शूट कर जाता? नहीं, हम ब्रेक्स करते हैं, लंच बीच में करते हैं, हमारी काफ़ी जो है ना एक अच्छी गपशप हो जाती है सर्जरी के दौरान। जिस तरह होता है ना इंसान के एक बड़ी स्ट्रेसफुल चीज़ है, वो वाली बात नहीं है। इट्स अ स्लो मोशन। हमारी ये कोशिश नहीं होती कि 12 घंटे का काम हम 6-7 घंटों तो आप जनरल एनेस्थीसिया क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, उसकी एक अपनी रिस्क होती है, तो उसके लिए हमें एक एस्थेटिक प्रोसीजर के लिए जहाँ पर लोकल आप देश का काम कर सकते, उसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे तो टेंशन पड़ गई है ये सुन के। बल्कि आप आए हमारे क्लिनिक में, देखें भी किसी दिन। आए नहीं तो बस रहने दे, शुक्र है इसका मेरा लड़का नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि बाल चले जाएंगे। अच्छा, लड़कियों के हवाले से लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, अभी हम सर्जरी के हवाले से पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक जो निशान है पीछे वो छूट जाता है, इसके लिए उसका भी बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि जी वो निशान से हम किसी को बताना नहीं चाहते कि हमने ट्रांसप्लांट कराया है, हम छुपाना चाहते हैं, लेकिन वो निशान से हर किसी को पता लग जाता है कि इनका तो ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। तो अब इतनी जिद्दत आ गई है, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि वो उस निशान के बगैर जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाए किसी का भी? आपने हम उसकी बात करें स्ट्रिप स्कार। स्ट्रिप स्कार जो है ये एक पुरानी टेक्निक थी और मैं तो हरगिज़ नहीं रेकमेंड करूँगा कि कोई स्ट्रिप सर्जरी करे। अब जो FUE है, क्यों डॉक्टर साहब उससे तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें निस्बतन तकलीफ भी ज़्यादा होती है। उसमें स्टिचिंग वगैरह भी होती है, उसकी हीलिंग में भी टाइम ज़्यादा लगता है, प्लस जिस तरह आपने कहा वो स्ट्रिप स्कार जो है वो नज़र आता है। तो FUE में ये है कि हम 1 by 1 फॉलिकल यानी एक जड़ को अलग लेते हैं और इसमें स्टिचिंग नहीं होती, हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और इवन अगर आप बाल उठा के भी देखें तो आपको वो लीनियर स्कार नहीं नज़र आएगा। ठीक है। बल्कि मैंने इवन अपनी दाढ़ी के भी बाल लगवाए हुए हैं, आप करीब से भी देखें तो पता ही नहीं चलता कि दाढ़ी से दाढ़ी के पड़ के लोगों को लगवाने की, बल्कि दाढ़ी के भी लगाए जाते हैं कि लोगों की दाढ़ी नहीं होती है, किसी स्पॉट से नहीं होती, कोई स्पॉटिंग होती है उनको जहाँ पे नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जब भी हम बालों के इम्प्लांट की बात करते हैं तो ये आ जाता है कि उसके बाद वहाँ पे एक दाना सा बन जाता है और उससे फिर वो बाल जो है वो उगना शुरू होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो पोर्शन जो है वो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते कि हमने बाल लगवाए हैं, तो क्या कैप पहनी जा सकती है? इसके हवाले से हम पूछेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि बहुत सारे लोग इसको छुपाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो इसको छुपाना चाहती हैं। अगर उनका आगे से जो है वो फोरहेड बड़ा होता जा रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है और आगे जगह जो है वो चुटती जा रही है या बाल कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो वो ट्रांसप्लांट भी कराना चाहती हैं बट किसी को बताना नहीं चाहती। तो डॉक्टर साहब क्या कवर कर सकते हैं? स्कार्फ लेना, टोपी पहनना, ये कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के बाद? जी बिल्कुल, सर्जरी से नेक्स्ट डे आप कवर कर सकते हैं, बल्कि ये नहीं कि सिर्फ आप कर सकते हैं, अगर आप बाहर जाते हैं, धूप में टाइम गुजारना है तो फिर तो लाजमी है ताकि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन ना हो, तो वो आप कवर जो है अगले दिन से कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ गाइड करते हैं कि किस तरह करना है, लेकिन वो किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को ये लगता है, क्या ये मिथ है कि बाल कवर करने से बाल कम हो रहे हैं, बाल वीक हो रहे हैं? क्योंकि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो बाकायदा हिजाब करती हैं, कुछ मर्द हजरात भी ऐसे हैं जिनके बाल जो हैं वो कम हो चुके हैं तो वो टोपी पहन लेते हैं उसके ऊपर। तो लोग कहते हैं ये करने से तो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से आपके बालों की जो जड़ है वो और ज़्यादा वीक होती रहेगी और आपके बाल थिनिंग का शिकार होते रहेंगे। क्या वाकई ये सही है या मिथ है? नहीं, ये बेसिकली मिथ है। अच्छा, हाँ, ये मिथ है। और एक और भी मिथ है कि शायद आप अगर टिंड करते हैं, मर्द करते हैं अक्सर कि अगर आप टिंड करते हैं तो बाल मजबूत हो जाएंगे, तो वो भी एक मिथ ही है। अब ये शैम्पूस की मिथ है। मैंने कई एड्स देखे हैं कि जी लेडी ने शैम्पू लगाया और 3 हफ्तों में चुटिया इतनी, लेकिन 3 हफ्तों में तो आपके बाल 4 मिलीमीटर भी नहीं ग्रो करते। तो इवन अगर उस शैम्पू का अगर कोई असर भी होता, जो कि नहीं है,
तो भी बाल इतने लंबे तो हो ही नहीं सकते, चुटियाँ बेहतर नहीं हो सकती। सो इट्स नॉट रियली पॉसिबल। तो हेयर में बहुत सारी मिथ्स हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से काफ़ी लोग खर्चे भी अपने कर रहे होते हैं और ट्राई कर रहे होते हैं कि शायद इस तरह या उस तरह हमारा कोई काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो आपने मर्दों वाली बात की ना, बच्चों के हवाले से भी है कि जी 2 दफ़ा झंड तो वैसे एक ही को कहते हैं, लेकिन कहते हैं जी बार बार ट्रिम कराएं ताकि उनके बाल अच्छे आएँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जेनेटिक्स पे होता है। अगर माँ बाप के बाल अच्छे नहीं है तो जितनी मर्जी दफ़ा करा ले। मेरी एक दोस्त है डॉक्टर साहब, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसकी बेटी कोई 1.25 साल की थी, तो उसने मुझे कहा इसके बाल बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो मियाँ के भी उसके बाल इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं है, ख़ुद भी उसकी थिन बाल हैं, लंबे लेकिन थिन है। मैंने कहा कितनी दफ़ा इसकी ट्रिम कराई है? कहती 7 दफ़ा। अच्छा, 1.25 साल में 7 दफ़ा ट्रिम कराई, तो फिर बाल कहाँ से आएंगे बेवकूफ़ लड़की। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आज जहाँ आपने शैम्पूज़ की बात की, बहुत सारे लोग डैंड्रफ के लिए बहुत सारे शैम्पूज़ जो हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके कमर्शियल ऐसे होते हैं कि जी यहाँ पड़ी हुई है डैंड्रफ, लेकिन हट जाएगी उसके बाद नहीं होगी और आपको एक शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा कि आपके बालों से डैंड्रफ झड़ रही है। डैंड्रफ बहुत बड़ा मसला है और हर दूसरे बंदे को है। इसका की वजह से भी क्या बाल ख़त्म हो जाते हैं किसी जगह से, या बाल थिनिंग हो जाते हैं? डैंड्रफ का इलाज करना या उसके लिए सही शैम्पू का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वो तो मेरे ख्याल में अगर आपको डैंड्रफ है तो ज़्यादा बेहतर ये है कि या तो आप स्किन स्पेशलिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट किसी एक्सपर्ट को दिखाएं, ताकि उससे उसको प्रॉपर डायग्नोस किया जाए, और वो भी आपके बालों पे भी असर हो सकता है। तो बजाय इसके कि आप एक्सपेरिमेंट करें, एक या दूसरे तीसरा शैम्पू इस्तेमाल करें, उसको डायग्नोस किया जाए। और कुछ और भी एक कंडीशंस हैं जहाँ पर आपको लगे कि शायद ये डैंड्रफ ही है, बट इट कुड बी अ फंगल इन्फेक्शन, तो उसको फिर आदमी एड्रेस करता है। सो जो सिम्टम्स पे ही सिर्फ फैसला करना कि हमें क्या करना है वो इतना आसान नहीं है। बेहतर ये कि एक प्रॉपर असेसमेंट की जाए। डॉक्टर साहब मैं अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो पहली जो वो चीज़ मुझे रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आपने अपने बालों के करीब कोई भी हीटिंग चीज़ नहीं लानी, ना रॉड लेके आना है, ना स्ट्रेटनर लेके आना है, और ना ही हेयर ड्रायर लेके आना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे काम की नौयत ऐसी है कि मुझे रोज़ वही काम करना पड़ता है जिससे वो मना करते हैं। मेरे बाल प्रॉपर बनते हैं, उसके ऊपर हेयर स्प्रे भी होता है, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम रॉड या आयरन इस्तेमाल हो, लेकिन फिर भी रोज़ाना की एक प्रैक्टिस है। ऐसे लोगों के लिए क्या अलग से सिरम्स होने चाहिए या कुछ स्प्रेज उनको करते रहने चाहिए अपने बालों पे, ताकि शैम्पू के अलावा, ताकि उनके बाल जो हैं वो सेफ रहें? इसमें महल में 2 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। अब जब हम बालों की हेल्थ की बात करते हैं, बालों की ग्रोथ की बात करते हैं, तो द रियलिटी इज़ कि ये हीट से आपके बाल ना ही तो मजबूत होंगे ना ही कमज़ोर होंगे। अच्छा। यानी जो इनकी इंटरनल हेल्थ है उनके दिखने में फ़र्क आएगा। और मैं अक्सर जो मिसाल देता हूँ वो है अब वॉलपेपर। वॉलपेपर आप अगर एक लगाते हैं दूसरा लगाते हैं तो लुक्स में फ़र्क आएगा, फील में फ़र्क आएगा, रूम चेंज हो जाएगा। लेकिन आप कहें कि दीवार की मजबूती में फ़र्क आया है, वो नहीं है। अच्छा। बालों की जो एक्चुअल सेहत है वो आती है आपकी जड़ों से। ठीक है। तो जब आप हीट इस्तेमाल करते हैं या और कोई ट्रीटमेंट्स कराते हैं, केराटिन, प्रोटीन या बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो आप हेयर स्ट्रैंड पे काम कर रहे हैं, जो कि एक डेड टिश्यू है। रूट तो नहीं डेड, वहाँ तो प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन हेयर स्ट्रैंड बजाते खुद वो डेड है। अब उसके लुक्स में फ़र्क पड़ेगा अगर आप हीट इस्तेमाल करते हैं, अगर आप केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, तो बालों की जो एक फील है और लुक्स है उसमें तो वाज़ा फ़र्क पड़ेगा। बालों की एक्चुअल जो सेहत है वो है रूट के साथ। ठीक है। और इसीलिए अक्सर औक़ात ये जो शैम्पूस वगैरह की मिथ है, लोग कहते हैं कि ये शैम्पू अच्छा है, वो शैम्पू अच्छा है, उसमें आप याद रखें कि ये शैम्पू आपकी जड़ों तक नहीं पहुँचते। सो वॉलपेपर चेंज करने से आपकी लुक्स में फ़र्क आएगा। शैम्पू चेंज करने से किसी को एक शैम्पू अच्छा लगता है, किसी को दूसरा शैम्पू अच्छा लगता है, किस बालों के साथ अच्छा सेट होता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव हेयर हेल्थ, फिर आपको जड़ों से देखना होगा। तो फिर क्या करें हेयर हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्या ऑयलिंग करनी चाहिए या आपको जिस तरह अंडा, दही, ये वाली चीज़ें ये लगानी चाहिए? क्या क्या करें हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? ये सब चीज़ें हैं उसकी लुक्स की बात। ठीक है। लेकिन अब अगर हेयर हेल्थ अगर आप चाहते हैं तो औरतों के लिए तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो अपना चेक करें कि आपका आयरन स्टेटस क्या है। बहुत बुरा है, माइनस पे चल रहा है हमारा। तो औरतों का ही
कम ही होता है। हाँ रिप्रोडक्टिव एज में औरतों का आयरन लेवल अक्सर का कम होता है, तो ये तो सबसे पहला स्टेप है। और जब आप आयरन लेते हैं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आयरन लेते हुए आपका B12 का भी लेवल कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल में औरतों में मैं अक्सर कात यही रेकमेंड करता हूँ कि प्रॉपर एक्सटेंसिव इवेल्युएशन की जाए। ठीक है। उसके साथ साथ फिर आप PRP, PRGF वगैरह कर सकते हैं। शुक्रिया, सॉरी डॉक्टर। उसके साथ साथ आप वो कर सकते हैं। ठीक है। बट जनरली स्पीकिंग औरतों की जब बात आती है तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। आप हाइपोथायराइडिज्म औरतों में बहुत आम पाई जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत आम है। उसकी वजह से एक तो बाल भी झड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है एक्सेसिव फेशियल हेयर भी हो। उसके अलावा इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स भी हो जाते हैं। सो ये हार्मोनल चेंजेस चूँकि औरतों में ज़्यादा पाई जाती हैं, डिफिशिएंसी स्पेशली आयरन डिफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है, तो हेयर हेल्थ के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मतलब आपके सारे जो विटामिन्स हैं वो बॉडी के पूरे होने चाहिए, मिनरल्स पूरे होने चाहिए, तब आपकी हेयर हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। ऊपर लगाने से स्ट्रेंथ आ सकती है बालों में, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये कि एक मिथ है, वैसे तो बड़ी मज़ाहिया है, लेकिन चले आप जवाब दे दें। एक ऐसे इंसान के मुँह से शायद लोग सुने तो फिर उनको समझ आ जाए जो इसका एक्सपर्ट है। बहुत सारे लोग बच्चे की पैदाइश से या बच्चे के दांत निकालने से या बच्चे के बोलने से आपकी बालों को अटैच कर देते हैं, मदर के स्पेशली। वो कहते हैं अभी तो देखना ये बोलना शुरू करेगी तो तुम्हारे बाल कितना झड़ेंगे, अभी तो ये इसके दांत निकलेंगे तो तुम्हारे बाल कितना झड़ेंगे। ये इनका कोई रिलेशनशिप है माँ के साथ, स्ट्रेस के साथ है रिलेशनशिप? क्यों ये बातें मशहूर हैं हमारे माशरे में? बस किसी ने अगर किस दिन कह दिया तो फिर वो रिपीट होता जा रहा है शायद। नो, बट देयर इज नो सच थिंग, ऑफ कोर्स इट डजंट मेक नो सेंस। इसमें कोई सदाकत नहीं है, ऑब्वियसली इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है। बाकी वो अलग बात है कि जब बच्चे होते हैं तो आप अगर स्ट्रेस की वजह से रात को जाग रहे हैं, बच्चा अगर बीमार है तो स्ट्रेस की वजह से बाल आपके झड़ सकते हैं, बट नॉट स्पेसिफिकली कि जो उसके दांत निकले या उसका ये माइलस्टोन पूरा हुआ है तो अब आपका ये होगा। तो लेकिन जाहिर है अब माइंड जो है वो कई दफ़ा उनकी नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस में रहती हैं, एक बच्चे की जिम्मेदारी, एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, तो वो जो चेंजेस आते हैं आपकी ज़िंदगी में उसकी वजह से काफ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। मैंने शुरू में एक बात की थी कि आज हम उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनको बचपन में कोई चोट लग गई, उस जगह से बाल जो है वो ख़त्म हो गए, या कोई सर्जरी हुई उनकी, या स्टिचेस लगे बहुत बुरे किस्म के। बहुत सारे बच्चों को जो है जब कोई चोट लगती है तो माँ बाप फ़ौरन किसी करीबी क्लिनिक ले जाते हैं और उनको स्टिचेस लगते हैं तो वो बहुत मोटे लग जाते हैं, वहाँ से फिर बाल आना ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ होती है कि जी हमें यहाँ पर बाल चाहिए और बुरा लगता है, ख़वातीन में स्पेशली। तो उनको क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? ये एक बहुत कॉमन चीज़ है पाकिस्तान में कि चोट लगी, जो माँ बाप को सबसे करीबी जगह दिखी फ़ौरन वहाँ पे भाग के बच्चे को ले गए, और फिर जो है वो इतने बुरे स्टिचेस लगते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके साथ अटैच हो जाते हैं और वहाँ से बाल भी झड़ जाते हैं। क्या ट्रांसप्लांट के थ्रू वहाँ पर बाल जो है वो इम्प्लांट किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल किए जा सकते हैं, और अक्सर औक़ात उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। अच्छा। बल्कि इवन इससे भी ज़्यादा जो ट्रॉमा है, अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ एरिया में ये तेज़ाब को ऐसा वेपन इस्तेमाल किया जाता है। तो इवन तेज़ाब की सूरत में भी जहाँ आपकी स्किन बहुत ही पतली हो जाती है, बहुत ही ख़राब हो जाती है, वहाँ पर झुलस जाती है ना एक तरह से वो तो स्किन। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसमें भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और अक्सर का तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा। हम बाकायदा अगर इस तरह के होते हैं तो वो हम चैरिटी में भी करते हैं, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चूँकि स्पेशली औरतों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा ट्रामा, स्टिग्मा भी है सोसाइटी में, तो उनके शायद फिर रिश्ते भी नहीं होते, तो उनके लिए हम करते हैं। अगर कोई
एलिजिबल है तो हम इवन वो चैरिटी सर्जरीज डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। इसी के साथ बता दें कि आपका क्लिनिक कहाँ है और कोई नंबर अगर आप शेयर करना चाहें तो वो भी बता दें, ताकि अगर कोई ऐसा इंसान जो हमें देख रहा है, जो किसी ऐसे बंदे को जानता है, किसी ऐसी लड़की को जानता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। मे भी कोई उनकी बीच की सूरत निकल आए कि उनको इस चीज़ से जो है वो डॉक्टर साहब उनकी निजात करा दें। डॉक्टर साहब, कहाँ है आपका क्लिनिक और नंबर? हमारा F11 में इस्लामाबाद में है जी। और किस नाम से डॉक्टर साहब? इसका डॉक्टर मजहर हुसैन क्लिनिक्स। डॉक्टर मजहर हुसैन क्लिनिक आपने गूगल मैप्स पे लिखना है और F11 में ये क्लिनिक जो है मौजूद है, आपको मिल जाएगा। जी डॉक्टर। एग्जैक्टली, हाँ। और नंबर बता दें डॉक्टर साहब। वो है 051-844-8344। 844-8344। यस, 051 का नंबर। किसी को भी अगर किसी ऐसी बंदे का, किसी ऐसी लड़की का पता है जिसको हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है, उसके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है लेकिन उनके पास फंड्स मौजूद नहीं है, वो तो वो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चों का हो जाए तो क्या बचपन में ही ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं, वेट करना चाहिए सर्टन एज का कि तब ये इस काबिल हो जाएंगे, इनके बालों की स्ट्रेंथ भी हो जाएगी कि फिर इम्प्लांट करा देंगे वहाँ पे? बालों की स्ट्रेंथ का इशू नहीं है, लेकिन मसला यह है कि आप 5 साल 8 साल बच्चे के लिए ये समझना कि ये टीके लगाए जा रहे हैं, वो उनके लिए एक ट्रॉमा होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम वो टीनेज उम्र में आएँ जहाँ उनको इस बात की समझ भी हो कि हम करने क्या लगे हैं। तो चूँकि ये इमरजेंसी तो होती नहीं है जी, ठीक है, तो ये इलेक्टिव सर्जरी है, हम आराम से प्लान करके इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड ज़्यादातर यही करता हूँ कि कम से कम टीनेज उम्र में हो। ट्रांसप्लांट तो किया जा सकता है, वो एज का उस तरह नहीं है, बट सिर्फ वो ट्रॉमा होता है। ठीक है, बच्चे की को आप रिकमेंड इसलिए नहीं करते कि वो उनकी यादाश्त में वो चीज़ एक बुरी तरह से रह जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनकी आईब्रोज कट जाती हैं वो भी क्या इम्प्लांट हो सकती हैं? जी, मोटर में आ गई, झुलस गई कोई जगह, बाइक से गिरे तो आईब्रो हट गई, तो उसका भी इम्प्लांट होता है? आईब्रोज का हेयर ट्रांसप्लांट होता है, दाढ़ी का, मुच्छों का ट्रांसप्लांट होता है, बल्कि इवन कुछ मर्द ऐसे भी हैं जिनके चेस्ट के बाल नहीं है तो उसका भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो बेसिकली हम कहीं से भी बाल लेकर कहीं भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं किसी भी ऐसे इंसान की जिसके बाल मौजूद नहीं हैं, तो वो ऐसे क्लिनिक्स को ढूंढना शुरू करता है। आपकी फील्ड में क्वैकरी भी बहुत है। exactly. हर फील्ड में ही है लेकिन इस फील्ड में ज़्यादा है। और जब हम क्लिनिक को देखते हैं तो उन्होंने या तो अपने पोर्टफोलियो में 3 लोगों की तस्वीरें लगाई हुई या अपने क्लिनिक के बाहर नुमान एजाज, फैसल कुरैशी और नबील, ये 3 एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी हर क्लिनिक के बाहर तस्वीर लगी हुई है। रिसेंटली मैं लाहौर भी गई तो वहाँ पे भी 2 क्लिनिक्स मैंने ऐसे देखे जिनके बाहर इनकी तस्वीरें लगी हुई थी। क्या डॉक्टर साहब वाकई इन्होंने हर किसी से ट्रांसप्लांट कराया है, या वो ये दिखा रहे होते हैं कि हम ऐसा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या वो ये बता रहे होते हैं कि ये ट्रांसप्लांट हमने किया है? ये क्या रीज़न है और क्वैकरी को कैसे आप कर सकते हैं कि ये डॉक्टर सही नहीं है, मुझे इससे नहीं कराना, मुझे इस डॉक्टर से कराना है? अनफॉर्चुनेटली अनएथिकल प्रैक्टिस बहुत चल रही है और हद से भी ज़्यादा चल रही है। और पाकिस्तान में भी, अब्रॉड में भी अब ये ट्रेंड जो चल पड़ा है वो ये है कि कुछ क्लिनिक्स ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियंस होते हैं, डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, डॉक्टर की असेसमेंट नहीं होती। तो वो करते ये हैं कि कीमत को बहुत ही गिरा देते हैं और पेशेंट्स को ये होता है कि ठीक है मैंने तो बाल ही लगवाने हैं, इधर से या उधर से लगवा लें। अब मसला ये कि आप इसमें हेल्थ पर्सपेक्टिव्स भी हैं। अगर आपकी हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन, अगर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, अगर आपने लोकल ज़्यादा दे दिया तो आपके हार्ट पे भी असर कर सकता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ये कुछ हो रहा है। और ये जिस तरह मान इजाज़ या जिस तरह ये रिज़ल्ट्स हैं, दे आर काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनका इतना डोनर हो और बिल्कुल महदूद हेयर लॉस हो कि हम इतनी डेंसिटी के साथ लगा सकते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट देखें, हमारे एक आर्टिस्ट हैं डेनमार्क के, माइकल मिलबी, तो आर्टिस्ट हैं, एक्टर भी हैं, उनका ट्रांसप्लांट हमने किया तो उनके बिल्कुल महदूद हेयर लॉस था। तो वो पाकिस्तान आए तो फिर हमने उनके फ्रंट के ट्रांसप्लांट किया, लेकिन चूँकि उनका महदूद हेयर लॉस था, डोनर ये बहुत ज़्यादा था, उनके तो फुल रिजल्ट्स एक सर्जरी में 100% रिजल्ट उनके फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है, जिस तरह मेरी पोजीशन है कि हेयर लॉस ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आप ये रिजल्ट्स नहीं ला सकते। अब एक आप या 2 या अगर मेरे ख्याल में शायद आप 5% लोग ऐसे होंगे, 5% पेशेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर आप वेरी हाई डेंसिटी के साथ आप बहुत घने बाल
आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अक्सरियत में ऐसा होता है कि उनके बाल महदूद होते हैं, डोनर ये महदूद होता है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपकी उम्र आपकी लुक्स में 10-15 साल का अगर फ़र्क आ जाता है, आपकी अट्रैक्टिवनेस में अगर फ़र्क आ जाता है, then it's well तो worth why it. not? हाँ, क्यों ना then it's करें? well worth it. बेशक वो आपकी टीनेज वाले हेयर ना रिस्टोर हों। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने अपनी आंखों से गंजपन में देखा है और डोनर एरिया भी उनका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था जिसको हम कह सकें कि हाँ भाई बड़ा काबिल तारीफ़ डोनर एरिया है। और फिर हमने जब उनको ट्रांसप्लांट के बाद देखा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बाल उनके आए और सभी उनको पाकिस्तान में तो सभी लोग जानते हैं, तो वो उस पर फिर बंदा कहता है कि इनके फिर बाल कैसे इतने अच्छे आ गए, क्योंकि नज़र तो ये आ रहा था कि बिल्कुल गंजे हैं, डोनर एरिया अब ख़त्म हो चुका है उनका, मतलब सर पे तो नहीं था, तो उनके बाल इतने अच्छे हैं और पिछले 10-15 साल से तो हम उसी तरह के हमें नज़र आ रहे हैं और वही उनकी ग्रोथ है, तो फिर उनके बाल कैसे इतने अच्छे? उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें एक हेयर पीस या विक लगवा लें, ठीक है, पीछे से आप विक लगवा लें, आगे आप ट्रांसप्लांट कर लें, बिल्कुल एक पट्टी फ्रंट से आप करें कि वो नेचुरल बाल दिखे और उसके फ़ौरन पीछे आप विक लगा लें, फिर पता ही नहीं चलता। लेकिन अक्सर औक़ात फिर ये होता है कि विक के साथ लोग कुछ अरसे के बाद, साल 2 साल 4 सालों के बाद तंग आ जाते हैं। लेकिन और दूसरा ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कोई एक्टर है या कोई ऐसा फील्ड है, मॉडल है, तो वो कई दफ़ा फिर हेयर फाइबर्स इस्तेमाल करते हैं, पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप फ़र्ज़ करें मैं इन बालों के बीच में अगर पाउडर लगाता हूँ तो विद इन 2 मिनट्स लगेगा कि मेरे बहुत घने बाल, तो वो रियलिटी मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपका डोनर ये है ही महदूद, ठीक है, तो जितना मर्जी आप करें। डॉक्टर साहब ये तो हम बता भी नहीं सकते कि कौन कौन यहाँ हमारे पास ये यूज़ करता है, लेकिन तादाद काफ़ी ज़्यादा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक छोटा सा सवाल, एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे, फिर हमने ज़ैनब की तरफ जाने, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। एक लास्ट सवाल जो है वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं, उसके बाद फिर हमने ज़ैनब की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब, अगर हम PRP, PRF और एक्सोसोम की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो PRP, PRF करा रहे हैं, बहुत सारे एक्सोसोम करा रहे हैं। आप कौन सा रिकमेंड करते हैं, कौन सा सबसे बेहतरीन है? चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, लेकिन आप कहते हैं कि वन टाइम आप ये करा लें तो आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जो मैं रेकमेंड करूँगा है वो है प्लेटेड रिच ग्रोथ फैक्टर, PRGF। अच्छा, PRP भी हम करते हैं, एक्सोसोम्स भी करते हैं। एक्सोसोम्स के बारे में ख्याल में व्यूअर्स को एक बात बतानी ज़रूरी है, वो ये है कि हम करते हैं, ऑफ़र करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म पे एक्सोसोम्स के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। अच्छा, मतलब तो अभी ये कोई रिसर्चर्स ने साबित नहीं किया कि ऐसा ना हो, साइड इफ़ेक्ट्स निकल आए। मतलब 15, 20, 25 सालों के बाद में कुछ होने वाला या नहीं होने वाला। ठीक है। तो जिस तरह लोग डॉक्टर्स और क्लिनिक्स अक्सर इसको पुश करते हैं, मैं इस तरह पुश नहीं करता। मैं उनको एक रियलिस्टिक बताता हूँ कि देखें शॉर्ट टर्म पे तो कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन 10, 15, 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो PRGF या PRP या स्पेशली LPRP है, ल्यूकोसाइट 4 PRP एक होता है। तो प्लेटेड सॉल्यूशंस और जो है फार्मूलास बहुत मुख्तलिफ किस्म के हैं और वो आपको एडजस्ट करने होंगे पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है। और हम सिर्फ ये PRP या LPRP या PRGF सिर्फ हम हेयर ट्रांसप्लांट या बालों के लिए नहीं इस्तेमाल करते। इवन अगर किसी को घुटनों में दर्द है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। प्लांटर फासाइटिस है, पाँव में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, यानी जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, जहाँ पर आपको पेन वगैरह हो रहा है या आप ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहें तो वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप कहते हैं PRGF करा लेना चाहिए आपको, वो सेफ ऑप्शन भी है और बेहतर भी है और उससे बाल भी आ जाएंगे आपके। बहुत अच्छे चांसेस है, यस। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आप आ जाए हमारे साथ, हम किचन की तरफ चलते हैं। ज़ैनब जो है वो हमारा वेट कर रही हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ खाना खाने का शौक है या कुछ पका भी लेते हैं आप? हम देखें, हम कश्मीरी, हमें खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। कश्मीरियों के तो खाने होते भी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे खाने होते हैं। कल ही मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, डॉक्टर साहब यहाँ आ जाए,
वो आई हुई थी और वो बता रही थी उनकी सास कश्मीरी थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह थे। तो वो कह रही थी कि वो लोग बड़े अच्छे खाने बनाते हैं, उनके हालांकि बड़े सादा होते हैं, मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बड़े डिफरेंट होते हैं। हाँ, लेकिन उसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, इसीलिए हम जो है ना भागते हैं उनको बनाने। डॉक्टर साहब क्या आप सबसे अच्छा बनाते हैं? मैं सबसे अच्छा सब कुछ खा लेता हूँ। ये सबसे आसान काम है, ये सबसे अच्छा काम है। जी ज़ैनब। अच्छा, यहाँ पे मैं रेसिपी चिकन स्ट्रिप्स की बता देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने चिकन ब्रेस्ट लिए थे स्ट्रिप्स में कटिंग में, वो है 500 ग्राम, आधा किलो के हिसाब से। नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका या नींबू का रस आप 1 खाने का चम्मच इसमें डाल सकते हैं। अंडा फेंटा हुआ 1 अदद, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप और ब्रेड क्रम्स 1 कप आपने इसमें डालना है। और साथ में तेल तलने के लिए आपने सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। जो अंडा है उसको आपने अलग साइड पे रख लेना है कोटिंग के लिए। मैदा और कॉर्नफ्लावर को अलग आपने कोटिंग बना लेनी है और ब्रेड क्रम्स की, ये 3 इसकी कोटिंग लगेंगी, अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स। ठीक है, इसको आपने कोट करके आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर रमज़ान आ रहा है तो मैं उस हवाले से भी ये रेसिपी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते हैं। जब आप कोटिंग कर लें तो आप उसको फ्रीज़ कर लें 1 महीना, तो ये सेव हो सकता है। उसके बाद आपने ये करना है कि फिर आप डिफ्रॉस्ट करके निकाल लें। लेकिन अगर आप उस वक्त फ्रीज़ नहीं कर रहे तो बस फिर उसके बाद आपने 3rd कोटिंग के बाद आपने फ्राई कर लेना, डीप फ्राई। ठीक है ज़ैनब, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, एक दफ़ा जब फ्रीज़ हो जाता है उसको जब निकालते हैं तो वो दोबारा कोटिंग करना शुरू कर देते हैं। क्या दोबारा कोटिंग करने की ज़रूरत है? दोबारा कोटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो ये भी होता है कि लोग जब डिफ्रॉस्ट कर रहे होते हैं ना तो वो आपस में इस तरह चिपक जाती हैं। तो सबसे अच्छा हल ये है कि आपने पहले ट्रे में हर स्ट्रिप्स को अलग अलग कर लें, या इसी रेसिपी से शॉर्ट्स भी बनती हैं, चिकन शॉर्ट्स भी बनते हैं। आपने उसको थोड़ी देर ना आधा घंटा फ्रीज कर लेना है। जब वो अपने सही सख्त फॉर्म में आ जाए फिर आप एक बॉक्स में या किसी शॉपर में डाल दें, फिर वो आपस में भी जुड़ेंगे नहीं और डिफ्रॉस्ट होते हुए भी उसका बैटर उतरेगा नहीं, तो आपको दोबारा कोट करनी है। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर जुड़ जाए आपस में तो फिर क्या करें? उनको ऐसे ही तेल में डाल दें? ऐसे ही डाल दें, अलग अलग हो जाएंगी वो? हाँ, ऐसे ही डाल दें, वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। करने की कोशिश, फिर वो बैटर अलग हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, फिर वो उसका कोई फायदा नहीं। ब्रेड क्रम्स ही फिर तेल में नजर आ रहे होंगे सारे। ठीक हो गया। ज़ैनब, कितने अरसे तक इन्हें रखा जा सकता है? अभी मतलब कुछ ही दिन रह गए रमज़ान इंशाल्लाह शुरू होने में, तो कितने अरसे तक, एंड तक रमज़ान के रखा जा सकता है? 1 महीना ये गुजार लें? 1 महीना, मैं इससे ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी। 1 महीना ठीक है, क्योंकि फिर चिकन का भी जो प्रोटीन न्यूट्रिशन है वो भी निकल जाता है, हो जाएगा। तो आपने डॉक्टर साहब प्रोटीन की बात कर रही हैं, खाना चाहिए चिकन हमें? ज़्यादा प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होता है जिनको प्रोटीन की कमी है? प्रोटीन यस, बहुत ज़रूरी है और अक्सर औक़ात लोगों को इसकी कमी होती है। बल्कि स्पेशली अगर आपको फ़र्ज़ का आप वज़न कम करना चाहें तो प्रोटीन की मकदार को बढ़ाएं, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें। और इसकी अहमियत जो है आप शायद इस बात से समझ सकते हैं कि कोई ऐसा सेल नहीं है आपकी बॉडी में जहाँ पर प्रोटीन का कोई किरदार ना हो। एक सेल भी नहीं है पूरी बॉडी में, चाहे आपकी हड्डियाँ, मसल्स हैं, आपके लिवर है, आपके गुर्दे हैं, आपका हार्ट है, ब्रेन है, एवरीवेयर बॉडी के हर टिश्यू में आपको प्रोटीन चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड में आप कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा, बहुत सारे लोग तो टोटके करते हैं, प्याज का पानी लगा दिया, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी इंडोर्समेंट लोगों को नहीं पता कि वो इस्तेमाल करने से आपके बाल ठीक होते हैं या उनकी शेप ठीक होती है, तो वो अभी आप बता दें ताकि हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपको शायद थोड़ी सी हैरत होगी, बेसिकली जो मैं रेकमेंड करूँगा वो ये है, डॉक्टर साहब इस कैमरे में बेसिकली जो मैं रेकमेंड करूँगा वो ये है, स्टॉप फास्ट फूड। इसलिए आप और वो खाने ये फास्ट फूड नहीं है, ये फास्ट फूड जो फ्राई हो रही होती है वो चीज़ तो फास्ट फूड नहीं, लेकिन इसमें ये प्रोटीन है। बैटर जो है उस पे आप डिस्कस कर सकते हैं, एक्चुअली इट्स वेरी नाइस, दिस इज मच बेटर देन अ बर्गर। नहीं तो फिर आप फास्ट फूड किसको कह रहे हैं? कौन सी चीजें नहीं खानी? ये जो आपके चल रहे हैं, बर्गर्स वगैरह चल रहे हैं, पिज्जा वगैरह चल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, फैट्स कम करने हैं। हाँ, और ये जो है ना, ये तो प्रोटीन है ना, ठीक है। और ये वैसे भी होममेड, ज़ाहिर है ज़ैनब ने खुद इसका वो बनाया तो वो उस तरह से नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल कर दिया आपने काफ़ी सारे लोगों के लिए, लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। F11 में जो है वो डॉक्टर साहब का क्लिनिक मौजूद है, अगर आप लोग वहाँ जाके विजिट करना चाहते हैं तो डॉक्टर मजहर हुसैन इनका नाम है, और नंबर भी जो है वो इन्होंने बता दिया था 80518444
844-8344 इस पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। काश कि हम रमज़ान में इतना काम करते कि हम ये बना सकते, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, बहुत मेहनत की हुई होती है, टुट्टी भज्जी भी होती है, तो मैं नहीं ये बनाऊंगी। लेकिन आप कभी मुझे इफ्तारी पे बुलाओ तो बना लेना, ठीक है। यहाँ पे हम आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना, अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का, अपने घर में मौजूद छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।